हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडी अपनी अगली वीडियो के साथ। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स के बारे में कि प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स हम कैसे डिटरमिन करते हैं एनएमआर के अंदर। प्रोटॉन एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनएमआर टेक्निक के अंदर, तो उसको जानना और उसको डिटरमिन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आज वो प्रोटॉन एनएमआर डिटरमिन करने के एग्जाम्पल्स लेके और आया हूँ ताकि उसमें आपकी क्लैरिटी और बढ़ सके। आइए देखते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इनके स्ट्रक्चर अगर आपके, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा एग्जाम में आता है, आपसे हमेशा पूछना है कि आप इन दो मॉलिक्यूल में इन्वायरमेंट कितने हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। ये है प्रोपाइलब्रोमाइड, इसके इन्वायरमेंट कितने हैं? 1 2 3 3 इन्वायरमेंट्स। ये है आइसोप्रोपाइलब्रोमाइड 1, ये दो एक जैसे हैं, ये एक जैसा है। देख लो दोबारा, ये दो एक जैसे हैं और ये एक जैसा है, तो एनवायरमेंट 2। ये एनवायरमेंट कितने हैं? 1 2 3 तीन एनवायरमेंट है। ये CH3 इससे अलग है और ये इससे अलग है, तो 3 एनवायरमेंट्स। ये देखिए टर्शीब्यूटाइल मिथाइल ईथर है। ये इसमें कितने एनवायरमेंट है? एनवायरमेंट है 1 1 1। ये तीनों एक जैसे एनवायरमेंट में है, ये तीनों एक जैसे एनवायरमेंट में है और ये एक एनवायरमेंट में है, तो एनवायरमेंट हुआ टोटल 2। यहां पर देखेंगे 1 एंड 2, सिंपल है 2। यहां देखेंगे 1 एंड 1, दोबारा देख लीजिए एक बार, 1 एंड 1, 2 एनवायरमेंट्स। यहां 1, क्या ये दोनों एक जैसे एनवायरमेंट में है? नहीं, ये ब्रोमो के साथ सिस है और ये ब्रोमो के साथ ट्रांस है Br के साथ, इसलिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। एनवायरमेंट 3। ये नाइट्रो है। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उस केस में आपके बेंजीन के एनवायरमेंट अलग होते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जो माइल्ड है, जो ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है ना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, उस केस में अलग एनवायरमेंट होते हैं। वो आपको बाद में तो अभी बताऊंगा उसका एग्जांपल भी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस केस में एक एनवायरमेंट होगा इसका, इन दो प्रोटॉन्स का, एक एनवायरमेंट इन दो प्रोटॉन्स का और एक एनवायरमेंट इस पैरा प्रोटॉन का। तो ये दो ऑर्थो एक जैसे हैं, ये दो मेटा एक जैसे हैं, ये पैरा एक जैसे हैं, तो 3 एनवायरमेंट। यहां एक एनवायरमेंट इन दो का, एक एनवायरमेंट इन 4 का, एक एनवायरमेंट इस सिंगल CH का, तो एनवायरमेंट 3। यहां देखेंगे कितने एनवायरमेंट हैं? एनवायरमेंट है 1 2 और 3, तो यहां भी एनवायरमेंट 3 हो गया आपके पास। यहां देखिए, क्या ये CH और ये CH सेम है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप कहेंगे आप हाँ यहाँ सेम है, पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब ये CH इस CH के, ये H ये इसका ट्रांस है और ये H का सिस है, तो ये एनवायरमेंट अलग है और ये एनवायरमेंट अलग है। तो इसलिए 1 2 3 और 4 एल्डिहाइड प्रोटॉन है, तो एनवायरमेंट टोटल 4। दोबारा देख लीजिए, 1 2 3 और ये 4 एनवायरमेंट। ये है साइक्लोहेक्साडाइन। साइक्लोहेक्साडाइन में कितने एनवायरमेंट है? एक एनवायरमेंट है इन दो का CH एक एनवायरमेंट है इन दो का CH और एक एनवायरमेंट है इन 4 का CH2 तो एनवायरमेंट होगा टोटल 4। यहां ये CH इसके Cl के साथ सिस में है और ये H ये इसके साथ ट्रांस में है और ये अलग है, तो 1 2 3 ये इसके जैसे एग्जांपल है, हमने यहाँ डिस्कस किया था, वही इस टाइप का एग्जांपल है। तो 1 2 3 एनवायरमेंट। यहां ये है मिथाइल मिथॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, तो एक एनवायरमेंट इसका, एक एनवायरमेंट ऑर्थो का, एक एनवायरमेंट मेटा का, राइट, एक एनवायरमेंट मिथॉक्सी का और एक एनवायरमेंट मिथाइल का। तो 1 मिथाइल, 2 ऑर्थो, 3 मेटा, 4 मिथॉक्सी, टोटल एनवायरमेंट 4। तो ये 4 एनवायरमेंट है इसमें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि कैसे नए एनवायरमेंट है मॉलिक्यूल में, बताइए। तो इसके एग्जांपल्स में आपको अभी और डिस्कस करूंगा। ये बाकी एग्जांपल्स हैं जो एनवायरमेंट
एनवायरमेंट्स के रिलेटेड हैं, एक बार देख लेते हैं इनको भी। ये सिंपलेस्ट है। कितने एनवायरमेंट है यहाँ पर? एक मिथाइल का, एक मेथिलीन का, सिर्फ 2। यहाँ कितने एनवायरमेंट है? CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो एक एनवायरमेंट मिथाइल का, एक एनवायरमेंट मिथाइन का, और एक एनवायरमेंट मेथिलीन का। 3 एनवायरमेंट है यहाँ। एक, चारों मिथाइल एक जैसे हैं, अब देख लीजिए एक बार ध्यान से। दोनों CH एक जैसे हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। और CH2 एक जैसा है, एक अकेला है। तो एनवायरमेंट टोटल 3। यहाँ कितने एनवायरमेंट हैं? एनवायरमेंट है यहाँ आपके पास 1 2। ये ग्रुप अगर आप देखें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि एक वीक मॉडरेटिंग, एक मॉडरेटिंग ग्रुप है, जो ना तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है ना स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है। अगर ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होता तब अलग बात होती, पर अभी ये CH से अटैच है, सेकंड कार्बन से अटैच है CH से, तो उस केस में इसका इफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो उसको मानेंगे कि ऑलमोस्ट ये सारे के सारे ऑलमोस्ट आइडियली शुड बी 1, राइट। तो 1 2 एंड ये पांचों के पांचों ऑलमोस्ट एक एनवायरमेंट में आएंगे, ऑलमोस्ट एक एनवायरमेंट में। तो 3 एनवायरमेंट हो गए इसके टोटल 3। यहां देखेंगे यहां कितने एनवायरमेंट हैं? 1 2, ये 2 एक जैसे हैं, तो ये 2 एक जैसे हैं। 3 4 और ये 5। दोबारा देख लीजिए, 1 2, ये 2 एक जैसे हैं, तो 3 4 और एक 5 एनवायरमेंट हो गए टोटल 5। यहाँ कितने एनवायरमेंट हैं? 1 2 3, क्योंकि ये 2 Br से अटैच है, ये सिंगल Br से अटैच है, तो 1 2 3 एनवायरमेंट 3। यहाँ देखिए CH3 CH CH3 CH3, ये 2 CH3 एक जैसे हैं, दोनों CH से अटैच हैं, तो इनका एनवायरमेंट एक जैसा है। तो एक एनवायरमेंट हो गया इन 2 CH का, एक हो गया इस सिंगल CH3 का, और एक एनवायरमेंट हो गया इस CH का। तो 1 2 और ये 2 के एक जैसे हैं, तो 3 एनवायरमेंट। यहां आप देखेंगे एक एनवायरमेंट है इसका, एक है इन 2 का CH2 का, और एक है इसका, तो टोटल एनवायरमेंट 3। यहां ये है 1,4 हेक्सेन डायन। तो हेक्सेन डायन में कितने एनवायरमेंट हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से ये एनवायरमेंट क्या 1 और 2 है, या सिर्फ एक एनवायरमेंट है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन सब में ये CH2 इस CH2 के जैसा है, और ये CH2 इस CH2 के जैसा है, और ये CH2 इस CH2 के जैसा है। तो चारों CH2 जो है यहाँ वो एक जैसे हैं, तो एनवायरमेंट 1। हाँ, अगर मैं यहाँ कुछ और लगा दूं, अगर मैं मान लीजिए हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो उस केस में एनवायरमेंट होंगे आपके 1 2 3 और 4। उस केस में एनवायरमेंट बन जाएंगे आपके 4। एक सब्स्टिट्यूशन बनते ही, एक सब्स्टिट्यूशन लगाते ही आपके एनवायरमेंट ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये CH अलग हो जाएगा। एनवायरमेंट हो जाएंगे 4 अगर आपने एक सब्स्टिट्यूशन कर दी खाली। और अगर आपने वो सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए Cl किया, यहाँ पर Cl था मान लीजिए, यहाँ अगर मैं यहाँ पर भी Cl लिख दूं, तो अब एनवायरमेंट हो जाएंगे आपके 1 और 2, सिर्फ 2 एनवायरमेंट। तो आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट कितने फर्क हो जाता है सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन से। ये है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड है CH2COH COH। तो मैलोनिक एसिड में एनवायरमेंट कितने हैं? एक एनवायरमेंट है इसका मेथिलीन का, और एक एनवायरमेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के H का। तो एनवायरमेंट हो गए टोटल 2। तो सिर्फ 2 एनवायरमेंट है इस कंपाउंड के अंदर। ये है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में एनवायरमेंट है इन 2 का 1 और इन 2 का 1, तो एनवायरमेंट सिर्फ 2। तो ये काफी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई थिंक ये एग्जांपल्स आपको काफी क्लियर हो गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक। अब केमिकल एनवायरनमेंट डिटर्मिनेशन के बाद जो अगले टर्म आती है इंपॉर्टेंट, वो है डेल्टा स्केल, डेल्टा वैल्यू। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे डेल्टा वैल्यू डिटरमिन की जाती है। बहुत इजीली डेल्टा वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। डेल्टा वैल्यू डिटर्मिनेशन करना भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है कि डिटरमिन कीजिए कि डेल्टा वैल्यू कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं। वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब डेल्टा स्केल क्या है? डेल्टा स्केल मतलब वो स्केल जिस पर मेजॉरिटी कंपाउंड अपने आप को शो करते हैं, उसको डेल्टा स्केल कहते हैं।
कि एल्कीन के प्रोटॉन अपने आप को कहाँ शो करेंगे डेल्टा स्केल में, एल्कीन के कहाँ शो करेंगे, एल्काइन के कहाँ शो करेंगे, एरोमेटिक के कहाँ शो करेंगे, एल्डिहाइड के प्रोटॉन कहाँ शो करेंगे, अल्कोहल के प्रोटॉन कहाँ शो करेंगे, एल्डे और कीटोन के प्रोटॉन कहाँ शो करेंगे। ये सब जो स्केल होता है प्रोटॉन्स का, एक रफ आइडिया कि वो मेजोरिटी जो कंपाउंड है वो अपने अपने आपको किस किस डेल्टा की वैल्यू में शो करते हैं, उसको हम डेल्टा स्केल कहते हैं। देखें डेल्टा स्केल क्या है। ये डेल्टा स्केल मेजोरिटी जो कंपाउंड्स होते हैं वो डेल्टा 0 से लेकर डेल्टा 13 तक, मेजोरिटी जो है वो डेल्टा 0 से लेकर डेल्टा 13 तक अपने आप को जो उनके प्रोटॉन होते हैं वो शो कर देते हैं डेल्टा स्केल पर। तो 13 तक मेजोरिटी हम डेल्टा स्केल लेते हैं। डेल्टा स्केल अगर देखेंगे तो जो एल्कीन के प्रोटॉन होते हैं, एल्कीन्स अपने आप को मेनली शो करते हैं 0.5 से 1.5 तक। मेजोरिटी एल्कीन इतने में शो करते हैं। इसकी थोड़ी बहुत वेरिएशन अलाउड है, थोड़ी वेरिएशन 0.1 या 0.2 और जो है डेसिमल तक वो वेरिएशन अलाउ हो जाती है। एल्काइन अपने आप को शो करते हैं 2 से लेकर 3.5 तक। CH3N जो प्रोटॉन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, जैसे ये CH3N है, N मिथाइल है, इसके जो H प्रोटॉन है ये अपने आप को शो करेंगे 2 से लेकर 3 तक। मिथॉक्सी के जो प्रोटॉन है जो O से अटैच हैं, जो प्रोटॉन O से अटैच होंगे मिथॉक्साइड के केस में, मिथॉक्सी या कोई भी जो इथर होगा उसमें जो O से अटैच होंगे प्रोटॉन, वो अपने आप को शो करते हैं 3 से लेकर 4 तक। ये 3 से लेकर 4, हाँ ये 3 से लेकर 4 तक अपने आप को मेजोरिटी शो करते हैं। जो एल्कीन के प्रोटॉन होते हैं, एल्कीन के प्रोटॉन अपने आप को शो करते हैं 5 से लेकर 6.5 तक। एरोमेटिक के जो प्रोटॉन होते हैं वो अपने आप को शो करते हैं 6 से लेकर 8 तक मेजोरिटी। एल्डिहाइड के CHO के जो प्रोटॉन है, CHO एल्डिहाइड, वो अपने आप को शो करते हैं 9 से लेकर 10 तक। एसिड के जो प्रोटॉन होते हैं वो अपने आप को शो करते हैं 10.5 से लेकर 12 तक। जो इनॉल है, इनॉल के प्रोटॉन अपने आप को शो करते हैं 13 से ऊपर तक। तो ये इनकी वैल्यूज हैं। एल्केन 0.5 से 1.5, एल्काइन 2 से 3.5, CH3 और 2 से 3, मिथॉक्साइड या ऑक्सीजन से अटैच कोई भी 3 से 4, एल्कीन 5 से 6.5, एरोमेटिक 6.5 से 8, एल्डिहाइड 9 से 10, एसिड 10.5 से 12, इनॉल अबव 13। तो ये स्केल देखकर आप सब डेल्टा स्केल देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या है। अगर मैं आपको कंपाउंड का NMR दूं और NMR में आपके पास कोई ऐसी पीक नहीं है जो एरोमेटिक रेंज में आती है, तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो आप देखिए, आप अगर मैं कोई एक ऐसा NMR दूं जिसमें सिर्फ पीक एरोमेटिक है तो आप कहेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है, खाली इसमें कोई एलिफेटिक पार्ट नहीं है। तो अगर मैं आपको कोई ऐसा NMR दूं जिसमें कोई सभी के सभी पीक जो हैं वो मान लीजिए 1 या 2 के बीच में आती हैं, डेल्टा वैल्यू 1 या 2 के बीच में आएंगी, तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड सिर्फ एलिफेटिक है। अगर पीक आप ऑब्जर्व करते हैं 2 से 3 के बीच में तो वो एलिफेटिक या एलिफेटिक है, तो वो शायद एल्काइन भी हो सकता है। अगर वो 5.5 से 6 के बीच में है तो वो शायद एल्कीन भी हो सकता है। तो आप इसका आइडिया देखकर कि कौन सी पीक कहाँ आती है, अगर वो नहीं है तो वो कंपाउंड वो नहीं हो सकता। अगर आपके पास एसिड है, अगर कोई कंपाउंड मानते हैं कि कोई कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसकी पीक आपको हमेशा एक पीक दिखेगी 10.5 से 12 के बीच में। अगर 10.5 से 12 के बीच में कोई पीक नहीं है तो वो कंपाउंड श्योर है कि वो एसिड नहीं हो सकता। अगर कोई कंपाउंड आपके पास एल्डिहाइड है तो वो अपनी पीक एल्डिहाइड की 9 से 10 के बीच में शो करेगा। अगर पीक नहीं है तो श्योर है कि वो एल्डिहाइड नहीं है। अगर इनॉल है तो इनॉल की पीक हमेशा आप 13 से ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो नहीं है पीक तो ये भी श्योर है कि वो इनॉल नहीं है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द NMR डेल्टा स्केल, ये जो डायग्राम की डेल्टा स्केल है, डेल्टा स्केल पर देखकर आप बता सकते हैं कंपाउंड एल्कीन है, एल्काइन है, या एल्कीन है, या एरोमेटिक है, या एरोमेटिक नहीं है, या एल्डिहाइड है, या कीटोन है। तो ये सारी वैल्यू आपको बिल्कुल, ये सारी वैल्यू आपको रफ आइडिया इनका होना चाहिए कि कौन सा रीजन किस तरह के प्रोटॉन अपने आपको किस जगह शो करते हैं। तो ये टेबल आपको मस्ट याद होनी चाहिए और आपको इसको बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्रोटॉन अपने आपको कहाँ शो करता है, क्योंकि जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब इस डेल्टा स्केल पर डिपेंड करेगा। डेल्टा स्केल को आपको याद बिल्कुल श्योरिटी के साथ करना चाहिए। ये कुछ वैल्यू है, इसके अलावा कुछ और वैल्यू आपको बताता हूँ मैं, कुछ और वैल्यू बाकी रह गई हैं वो और भी आपको डिस्कस करता हूँ। ये अब कुछ और वैल्यूज हैं, ये भी आप देख लीजिए एक बार। ये है अमाइड। अगर आपके पास अमाइड है तो अमाइड के NH2 कहाँ शो करेंगे अपने आपको 5 से 8.5 के आसपास। अमाइड अगर R सब्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो भी अपने आपको 5 से 8.5 के आसपास शो करेगा। ये थायोल है, अगर एरोमेटिक एलिफेटिक थायोल है तो 1 से लेकर 2 तक शो करेंगी SH के प्रोटॉन। एरोमेटिक है तो SH के प्रोटॉन शो करेंगे 3 से 4 के बीच में। अल्कोहल है तो 0.5 से लेकर 4.5 के बीच में। फिनॉल है 4.5 के आसपास उसकी वैल्यू होगी।
प्राइमरी मीन है या सेकेंडरी मीन है तो 5 से लेकर 8 तक अपने आप को शो करेंगे। अगर एरोमेटिक अमीन है तो 3.5 से लेकर 6 तक अपने आप को शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने एक आपको बात जो नोट करनी वो ये है, अमाइड, थायोल, अल्कोहल, फिनॉल, अमीन्स, ये सारे एग्जांपल मैंने आपको वो दिए हैं, वो एग्जांपल दिए हैं जहां आप जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ एक रेंज में वैल्यू आपके पास ऑब्जर्व होगी। मेनली वैसे सभी ऑलमोस्ट रेंज में शो करते हैं, पर ये जो कंपाउंड्स हैं ये अपने आप को एक 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 रेंज में शो करेंगे वैल्यू अपने आप को। उनकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी 5.5 से लेकर, देखिए कितनी बड़ी रेंज है। अल्कोहल की रेंज है 0.5 भी शो कर सकते हैं अपने आप को वो, और वो अपने आप को 4.5 भी शो कर सकते हैं। ये देखिए ये 5 से लेकर 8 तक शो कर सकते हैं, ये 3.5 से लेकर अपने आप को ये 6 के बीच में शो कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ नोट करना है कि जो कंपाउंड ऐसे हैं जो अल्कोहल कंटेन करते हैं या प्राइमरी मीन कंटेन करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करते हैं, उसमें आपको ये बात नोट करनी है कि वो कंपाउंड अपने आप को मेनली ब्रॉड पीक शो करते हैं। वो ये सभी के सभी ब्रॉड पीक शो करेंगे, ये भी अल्कोहल भी, फिनॉल भी, अमीन भी, ये सभी के सभी अपनी अपनी ब्रॉड पीक आपको बताऊं क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं, कैसे आपको आइडिया होता है। ये सभी के सभी अपने आप की ब्रॉड पीक शो करेंगे। बाकी जो पीक्स आएंगी चाहे वो एल्कीन हो, अल्काइन हो, एरोमेटिक हो, वो पीक शार्प मिलेंगी आपको, शार्प। पर ये जो पीक शो करेंगे अल्कोहल, फिनॉल या अमाइड या वो सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं वो ब्रॉड पीक शो करते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि वो सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं वो ब्रॉड पीक शो करते हैं। इसका रीजन बताऊंगा क्यों वो ब्रॉड शो करते हैं, पर वो सभी के सभी ब्रॉड पीक शो करते हैं। अदरवाइज सभी के इसके अलावा जो हैं वो सब अपने आप को शार्प पीक शो करेंगे। शार्प पीक का मतलब क्या है? शार्प पीक का मतलब ये है कि अगर ये स्केल है आपके पास है, ये अगर ये नमा का स्केल है तो उनकी पीक शार्प मिलेगी आपको। और जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड ग्रुप होंगे जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, उनकी पीक आपको ब्रॉड मिलेगी। तो ये फर्क है ब्रॉड एंड शार्प पीक का। तो ये सब वैल्यूज हैं जो आपको बिल्कुल आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम एनएमआर स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन, एनएमआर स्ट्रक्चर किसी अननोन कंपाउंड का नहीं निकाल सकते। तो ये शुड बी दीज वैल्यू शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डेल्टा स्केल जानने के बाद कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि ये कंपाउंड है आपका और ये इसकी एक्सपेक्टेड डेल्टा वैल्यू क्या होगी। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके पास लेके आऊँगा, देखते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड डेल्टा वैल्यू कैसे कितनी हो सकती है। ये कंपाउंड है, एसीटोन है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है। अभी मैंने बताया कि इसको एक बात को नोट करनी है, अगर कभी भी आपके पास CH3 है जो CO से क्लोज है, CO के पास CH3 है, तो उसकी वैल्यू पे हमेशा 2.1, 2.3, 2.2 या 4 के आसपास आती है हमेशा। तो इसकी वैल्यू है 2.1 के आसपास। तो ये बात नोट करनी है, कभी भी अगर आपके पास CH3 के पास CO है अगर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 2.1, 2.2, 2.3 के आसपास आती है। मैंने भी आपको स्केल लिखवाया था, मैंने आपको कहा था जब भी अगर आपके पास इथर टाइप होगा तो इनकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली कर लेता है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन जो होते हैं इन दोनों के वो हो जाते हैं डी शील्डेड, और ज्यादा डी शील्डिंग मींस हाई डेल्टा वैल्यू। तो इसलिए इनकी हाई डेल्टा वैल्यू आती है हमेशा इथर्स की। ये है NH भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना ऑक्सीजन होता है। इस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली वही 2.1 के आसपास। अगर कोई CH3 है जो NH से अटैच है तो 2.1, 2.2, 2.3 के आसपास वैल्यू आएगी इसकी भी। इसकी पीक आएगी, इसकी भी पीक वही आएगी। और NH मैंने आपको बताया था, NH जो होते हैं वो कंपाउंड, वो ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी पीक आएगी वेरिएबल। रिमेंबर दोज कंपाउंड व्हिच कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल शो अस अ वेरिएबल पीक and a broad peak. So we can have a broad peak for this from 5 to 8 delta value. यहाँ देखिए, यहाँ CH3, CO, CH2, CH3, तो ये CO इसके पास CH3 है, तो वैल्यू वही जो मैं ऊपर कहा था आपको अप्रोक्सीमेटली 2.1, 2.2 के आसपास। अगर आपके पास ये भी CH2 है, ये भी CO के पास है, पर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कार्बन है। आप देखें अगर सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन में देखेंगे तो हमेशा सेकेंडरी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी प्राइमरी CO के पास CH2 की। और ये सबसे दूर है, तो अब इसको कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये CO से भी कितना दूर है, तो अब इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये एल्केन टाइप कंपाउंड है, एल्केन टाइप CH3 है। तो उसकी वैल्यू आएगी एल्केन की रेंज में, और एल्केन की रेंज थी 0.5 से लेकर 1.5, तो एल्केन की रेंज है 1.2 की ये शो करेगा अपनी अप्रोक्सीमेटली। ये CO के पास CH3 है 2.1,
NH वेरिएबल होगी, जो मैंने बताया था मैंने, अमाइड की जितनी वेरिएबल होती है वही वेरिएबल होगी इसकी यहाँ। ये NH के बाद CH3 है, वैल्यू 2.1 2.2। ये CO है, CH3 COO CH2 CH2 CH3, तो ये एस्टर है। एस्टर के बाद मिथाइल आ गई आपके पास, CO से अटैच है मिथाइल, तो 2.1 एज टोल्ड यू। उसके बाद ये ऑक्सीजन से अटैच है CH2, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होता है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, तो सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू इसी की है क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है CH2, तो ये है। ये थोड़ा दूर है तो 1.6, ये और भी दूर है तो एल्केन की रेंज में आएंगे दोनों, पर ये सबसे कम आएगा क्योंकि ये सबसे दूर है ऑक्सीजन से, ये थोड़ा पास है, ये सबसे पास है। यहाँ डेल्टा वैल्यू ये मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड का डाइथाइल एस्टर है। एनवायरमेंट हो गए 1 2 3, एनवायरमेंट 3 है। ये CH2 है, ये CH2 दो CO से अटैच है, एक CO ये है, एक CO ये है, तो दोनों के बीच में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि CO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, आप कह सकते हैं इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय -I इफेक्ट शो कर सकता है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.6, थोड़ी सी ज्यादा 2.1 से। ये CH2 है, ये CH3 है। आपको मैं पूछूं कि ये ज्यादा आएगा ये ज्यादा आएगा, आप कहेंगे कि ये ज्यादा आना चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होने की वजह से इसकी इन दो की वैल्यू ज्यादा आएगी 4.1। ये दूर है तो इसकी वैल्यू हल्की रेंज में आएगी 1.3। ये है आपके पास मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। मिथाइल एस्टर बेंजोइक एसिड में ये बेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूल है ये, तो बेंजीन अपने आपको शो करेगा, वही रेंज है जो बेंजीन की 6.5 से लेके 8 के बीच में शार्प पीक आएगी इसकी, 6.5 के लिए ऐसे लेकर 8 के बीच में शार्प पीक, ब्रॉड पीक ओनली फॉर दोस कंपाउंड विच शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके बीच में आपके पास कंपाउंड जो आपके पास आएगा, ये इसकी ब्रॉड शार्प पीक आएगी 6.5 से 8 के बीच में, और ये जो है ये डायरेक्टली O से अटैच है CH3, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा है, ये वैल्यू इसकी 3.7 और इसकी 6.5 से 8 के बीच में। इसकी अगेन 6.5 से 8 के बीच में वैल्यू आएगी एरोमेटिक प्रोटॉन की, सभी की वैल्यू आएगी सभी प्रोटॉन्स की। ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है और CO से भी अटैच है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, देखिए 4.1, और ये डायरेक्टली अटैच, ये भी ऑक्सीजन से अटैच है क्योंकि ये एस्टर है COO CH3, ये भी ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, पर इससे कम है क्योंकि ये CO से भी अटैच था और ये ऑक्सीजन से भी अटैच है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा यहाँ 4.1 होगी, और इसकी वैल्यू सिर्फ ये ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए 3.7 होगी। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गए होंगे, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।